Once again, I welcome to my channel RM Classroom and I also welcome in the course Transportation Engineering. So last class में हमने डिस्कस किया था कि हाँ जो आपका स्ट्रेस जो है डिजाइन ऑफ रिजिड पेवमेंट में व्हील लोड की वजह से कैसे निकाला गया। सो एच.एम. वेस्टरगार्ड साहब ने जो एक्सप्रेशन दिया था स्ट्रेस का एट इंटीरियर एज एंड कॉर्नर रीजन पे, उसको हमने देखा था और उसके बाद फिर मॉडिफाइड वेस्टरगार्ड और या आईआरसी जो रिकमेंडेशन था उससे हमने एज और कॉर्नर पे कैसे स्ट्रेस निकाला जाता है उसको हमने देखा था। तो आज के क्लास में हमने जो डिस्कस करना है वो कि व्हाट इज द नेचर ऑफ व्हील लोड स्ट्रेस and then other types of stress. That is first part we have already discussed in the last class, that is what is the stress due to the wheel load at interior edge and corner region or edge and corner region by IRC recommendation. So the other type, that is the temperature stress, और temperature stress के वजह से जो हमने देखा था कि जो हमने बताया था कि दो तरह का स्ट्रेस इंड्यूस होगा, वन इज कॉल्ड वार्पिंग स्ट्रेस एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल स्ट्रेस। सो मैंने बोला भी था कि वार्पिंग स्ट्रेस जो होगा वो किसके वजह से होगा, ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर, डेली वेरिएशन इन द टेम्परेचर, और जो आपका जो फ्रिक्शनल स्ट्रेस होगा ड्यू टू द सीजनल वेरिएशन इन द टेम्परेचर। मीन सीजनल वेरिएशन मतलब कि विंटर में कितनी टेम्परेचर है और फिर समर में कितनी टेम्परेचर है, इसके बीच के डिफरेंस की वजह से जो आपका स्ट्रेस इंड्यूस होगा आपके स्लैब में, सीमेंट कंक्रीट स्लैब में, वो स्ट्रेस कितनी होगी, तो उसको आज हम लोग डिस्कस कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो है कि व्हील लोड के वजह से जो हमने स्ट्रेस निकाला था उसका नेचर क्या होगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ व्हील लोड स्ट्रेस। सो नेचर ऑफ व्हील लोड स्ट्रेस। सो नेचर ऑफ व्हील लोड स्ट्रेस में सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे इंटीरियर एंड एज। इंटीरियर एंड एज, लेट अस से कि ये हमारा सीमेंट कंक्रीट है, दिस इज आवर सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट, ये आपका सीमेंट कंक्रीट है और जो लोड लग रहा है इंटीरियर या एज पे कुछ इस तरह, दिस इज। सो क्या होगा, जैसे मान लो कि जो लोड लग रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आपका जो डिफ्लेक्ट होगा, डिफ्लेक्टेड शेप होगा, किस तरह का बनेगा, तो कुछ इस तरह। कुछ इस तरह का। सो क्या क्या जो टॉप पे होगा, दिस इज द टॉप पोर्शन और दिस इज द बॉटम पोर्शन, दिस इज द बॉटम पोर्शन ऑफ द स्लैब। सो टॉप पोर्शन में क्या होगा, किस तरह का स्ट्रेस होगा। सो टॉप पोर्शन में जो होगा स्ट्रेस जो होगा वो बताइए किस तरह का होगा, कंप्रेशन इन नेचर का। ये जो होगा आपका कंप्रेशन, और बॉटम पोर्शन पे जो होगा वो किस तरह का नेचर का होगा, टेंशन इन नेचर का। सो स्ट्रेस जब व्हील लोड लगेगी, वेदर इट इज इंटीरियर एंड एज, सो टॉप पे जो होगा, टॉप पोर्शन पे जो होगा आपका स्ट्रेस जो होगा वो कंप्रेशन, और बॉटम पोर्शन पे जो होगा, बॉटम पोर्शन पे जो होगा वो टेंशन। सिमिलरली अगर कॉर्नर रीजन पे देखा जाए, कॉर्नर पे तो लेट अस से कि ये हमारा कंक्रीट पेवमेंट है, दिस इज आवर कंक्रीट पेवमेंट, और यहाँ पे अगर लोड लगे कॉर्नर पे तो किस तरह ये डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगी, कुछ इस तरह। सो टॉप पे जो होगा आप किस तरह का होगा आपका, दिस इज द टॉप पोर्शन, सो यहाँ पे आपका होगा टेंशन और यहाँ पे जो हो जाएगा फिर कंप्रेशन। ये आपका टॉप पे होगा और बॉटम पे। टॉप पे हो जाएगा आपका टेंशन और बॉटम पोर्शन पे
कंप्रेशन। इसको इस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं कि लेटेस्ट से कि ये हमारा जो है पेवमेंट है, ये हमारा सीमेंट कंक्रीट है, तो लोड अगर कुछ इस तरह लग रहा है, देखिए देखिए नेचर। सो ये टॉप पे जो है वो किस तरह का होगा, टॉप पे आप देख सकते हो कि कंप्रेशन इन नेचर का, और बॉटम पे जो होगा वो टेंशन। सिमिलरली अगर कॉर्नर पे स्ट्रेस लगाए हो, कॉर्नर पे स्ट्रेस लगा, तो कुछ इस तरह का आपका नेचर होगा, कुछ इस तरह। तो देखो टॉप पे क्या हो जाएगा, टेंशन, और बॉटम पे जो हो जाएगा कंप्रेशन। तो उसी चीज को हमने बताया है यहाँ पे। सो इंटीरियर व्हील लोड की वजह से इंटीरियर या एज में जो आपका नेचर जो होगा, टॉप पोर्शन ऑफ द स्लैब पे जो होगा कंप्रेशन, और बॉटम पे जो होगा वो टेंशन। सिमिलरली कॉर्नर की वजह से जो होगा, कॉर्नर पे अगर व्हील लोड लग रहा है तो आपका क्या होगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, टॉप पे जो होगा वो टेंशन एंड बॉटम पे जो होगा वो कंप्रेशन। अब लेटेस्ट से जो है सेकेंड स्ट्रेस जो हमने बोला था कि टेम्परेचर स्ट्रेस, व्हील लोड स्ट्रेस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। सो टेम्परेचर स्ट्रेस, और जो व्हील लोड स्ट्रेस को ये भी बोला जाता है आपका कि हाँ टेम्परेचर स्ट्रेस से जो है क्या क्या होगा। तो टेम्परेचर स्ट्रेस में जो मैंने बताया, दो तरह का जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा, एक को मैंने बोला था वार्पिंग स्ट्रेस, वार्पिंग स्ट्रेस। इसको हमने बोला भी था कि ड्यू टू डेली वेरिएशन, डेली वेरिएशन इन टेम्परेचर, डेली वेरिएशन इन टेम्परेचर। और दूसरा जो होगा आपका फ्रिक्शनल स्ट्रेस, फ्रिक्शनल स्ट्रेस। इसको मैंने बोला था कि ड्यू टू सीजनल वेरिएशन, ड्यू टू सीजनल वेरिएशन इन टेम्परेचर। सो एक एक करके पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या है। तो पहला हेडिंग में डाल रहा हूं वार्पिंग स्ट्रेस, वार्पिंग स्ट्रेस, वार्पिंग स्ट्रेस। और यहां पे मैं फिर ये ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं ड्यू टू डेली वेरिएशन इन टेम्परेचर, या ये भी बोला जा सकता है क्या कि वेरिएशन जो है पहले डे और नाइट, या नाइट और फिर डे के वेरिएशन के टेम्परेचर को के वजह से जो स्ट्रेस इंड्यूस हुआ वो आपका क्या हो जाएगा, वार्पिंग स्ट्रेस होगा। तो इस पे भी तीन एक्सप्रेशन बताया गया है कि कैसे वार्पिंग स्ट्रेस को निकालेंगे। सो वार्पिंग स्ट्रेस जो है एट एज पे, सॉरी इंटीरियर रीजन पे, एट इंटीरियर, फिर हम लोग देखेंगे कि कैसा नेचर होगा इंटीरियर। एट इंटीरियर पे जो वार्पिंग स्ट्रेस होगा, वार्पिंग स्ट्रेस एस टी आई, दैट इज इक्वल टू E alpha into T divided by 2 Cx plus nu into Cy divided by 1 minus nu square। क्या होता है सारा चीज हम लोग देखेंगे डिटेल में, सारा मीनिंग जो है वो क्या है। सो इंटीरियर स्ट्रेस जो है वो हम लोग कुछ इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं, दैट इज ई अल्फा टी डिवाइडेड बाई 2 सी एक्स प्लस न्यू सी वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस न्यू स्क्वायर। सारा चीज होता क्या है वो भी हम लोग लिखेंगे, पहले उससे पहले हम लोग एज पे निकाल के देखें, एज पे कितना स्ट्रेस होगा, वार्पिंग स्ट्रेस एज पे। तो एज पे जो स्ट्रेस होगी वार्पिंग स्ट्रेस, दैट इज इक्वल टू सी एक्स इंटू ई अल्फा टी डिवाइडेड बाई 2 और cy into e alpha t divided by 2, whichever is more, whichever is more। तो ये आपका एक्सप्रेशन जो होगा एट एज पे होगा। सिमिलरली जो तीसरा जो है आपका कॉर्नर पे, कॉर्नर पे कितनी होगी वार्पिंग स्ट्रेस, कॉर्नर, कॉर्नर पे जो स्ट्रेस होगी एस सी इज इक्वल टू ई अल्फा टी डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 माइनस न्यू स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई एल।
So this is the stress at the corner, warping stress at corner पे जो होगा ये वैल्यू होगी वार्पिंग स्ट्रेस की। अब चलिए सारे चीज को लिख लेते हैं कि क्या क्या होता है। मैंने बोला कि इंटीरियर पे जो वार्पिंग स्ट्रेस होगा दैट इज इक्वल टू ई अल्फा टी बाई टू सी एक्स प्लस न्यू सी वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस न्यू स्क्वायर। एज पे जो होगा वो सी एक्स ई अल्फा टी बाई टू और सी वाई ई अल्फा टी बाई टू विच एवर इज मोर मैक्सिमम वैल्यू वी हैव टू टेक। कॉर्नर पे जो स्ट्रेस होगा दैट इज ई अल्फा टी डिवाइडेड बाई थ्री इंटू वन माइनस न्यू स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई एल। अब यहाँ पे है क्या सारा चीज उसके सिंबल को हम लोग लिख ले। तो आपका जो है यहाँ पे जो होगा सबसे पहले तो लिख ले कि इंटीरियर स्ट्रेस जो होगा इंटीरियर पे इंटीरियर स्ट्रेस विल बी मोर। मैंने व्हील लोड में बताया था कि इंटीरियर स्ट्रेस सबसे कम होगा और कॉर्नर स्ट्रेस जो होगा कॉर्नर स्ट्रेस विल बी लेस। ये दो पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब वेयर क्या क्या है हमारा जो हमने फॉर्मूला लिखा है, तो अल्फा जो है आपका क्या है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन पर डिग्री सेंटीग्रेड। इन जो आपका होगा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो होगा पर डिग्री सेंटीग्रेड में इन पर डिग्री सेंटीग्रेड। उसी तरह आपका टी जो है, टी क्या है डिफरेंस इन टेम्परेचर डिफरेंस इन डिग्री सेंटीग्रेड। टी को हम लोग लिख सकते हैं T1 माइनस T2 या कमॉड। एब्सोल्यूट वैल्यू हमें लेना है, ठीक है। डे नाइट या तो ये डे का होगा, ये नाइट का, या नाइट का या डे का। सो एब्सोल्यूट वैल्यू हमें लेना है। सिमिलरली जो है आपका सी एक्स एंड सी वाई, इसे बोला जाता है वार्पिंग स्ट्रेस कोफिशिएंट। क्या बोला जाता है वार्पिंग स्ट्रेस कोफिशिएंट, या इस वार्पिंग स्ट्रेस कोफिशिएंट जो होगा दैट इज द फंक्शन ऑफ एल एक्स बाई स्मॉल एल और एल वाई बाई स्मॉल एल रेशियो का। अब ये एल एक्स बाई एल और स्मॉल एल बाई एल क्या है, सो एल एक्स बाई एल और स्मॉल एल बाई है, सो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके वैल्यू को बताया था, ब्रैडबरी ने क्या बताया था, एक ग्राफ बताया था, एक चार्ट बताया था जिसमें वाई एक्सिस पे जो था आपका सी एक्स और सी वाई और एक्स एक्सिस पे जो था वैल्यू ऑफ एल एक्स बाई एल एंड एल वाई बाई एल, कुछ इस तरह का ग्राफ उन्होंने बताया था। अब एल एक्स क्या है, सो ये गिवन बाई ब्रैडबरी, समटाइम्स इसे क्या बोला जाता है ब्रैडबरी कोफिशिएंट भी बोला जाता है सी एक्स और सी वाई को। एल एक्स आपका क्या है, एल एक्स जो है स्पेसिंग बिटवीन ट्रांसवर्स जॉइंट, और सिमिलरली एल वाई जो है वो स्पेसिंग बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। अब क्या होता है ट्रांसवर्स जॉइंट और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। अगर मैं एक पेवमेंट का क्रॉस सेक्शन बनाऊं, लेट अस से कि ये हमारा पेवमेंट है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, ये आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक है। डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, सो जो आपका ये वैल्यू जो होगा दिस इज एल वाई, और ये वैल्यू जो होगा दिस इज एल एक्स। इस जॉइंट को
इन तीनों ज्वाइंट को बोला जाएगा लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट। लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट। और इस ज्वाइंट को आपका जो ये ज्वाइंट है और एक ये ज्वाइंट है, इसे बोला जाएगा ट्रांसवर्स ज्वाइंट। सो वंस यू नो द वैल्यू ऑफ Lx एंड Ly, और L जो है आपका स्मॉल l जो है वो रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। स्मॉल l जो है वो क्या है आपका, स्मॉल l इज द रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, जिसका एक्सप्रेशन हमने देखा था लास्ट क्लास में, क्या था, EHQ डिवाइडेड बाई 12K 1 माइनस न्यू स्क्वायर टू द पावर 1/4। स्मॉल ए जो है वो क्या है आपका, स्मॉल ए इज द रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, स्मॉल ए। तो सारा एक्सप्रेशन जो है, सारा सिंबल जो है हमने लिख दिया है। न्यू जो है वो पॉइजन्स रेशियो, न्यू इज द पॉइजन्स रेशियो, जो वैल्यू जिसकी अप्रोक्सीमेटली 0.15 होगी। तो ये स्ट्रेस जो है, तीनों टाइप का स्ट्रेस हमने बताया कि कैसे क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड उसका। सो अब हम लोग जो है वार्पिंग स्ट्रेस के मैग्नीट्यूड को निकाल लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि नेचर क्या होगा। नेचर जैसे हमने देखा कि व्हील लोड स्ट्रेस के वजह से नेचर क्या था आपका, टॉप एंड बॉटम पोर्शन ऑफ द स्लैब। सो अब वार्पिंग स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, नेचर ऑफ वार्पिंग स्ट्रेस जो है हम लोग देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सो नेचर ऑफ वार्पिंग स्ट्रेस, इसका नेचर क्या होगा। सो इसमें भी सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ड्यूरिंग डे टाइम। ड्यूरिंग डे टाइम में क्या होगा। सो ड्यूरिंग डे टाइम में लेट अस से कि ये हमारा कंक्रीट स्लैब है, दिस इज आवर कंक्रीट स्लैब, ये हमारा कंक्रीट स्लैब है। टॉप की टेम्परेचर जो है वो T1 है और बॉटम की टेम्परेचर जो है वो T2 है। तो क्या होगा, डे टाइम में जो होगी T1 की वैल्यू ज्यादा होगी T2 से। जैसे T1 की वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या होगा, ये पोर्शन जो है आपका, जो टॉप पोर्शन है वो क्या होगा, एक्सपैंड होने की कोशिश करेगा कुछ इस तरह। और बॉटम पोर्शन जो है वो कुछ इस तरह। तो जैसे ये एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा ड्यू टू द मोर टेम्परेचर एज द टॉप, लेकिन टॉप पे जो टेम्परेचर ज्यादा है तो उससे एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। बट जो आपका जो ड्यू टू द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी जो है वो क्या होगा, तो जिसके कारण जो होगा, जो स्ट्रेस जो लगेगी, वार्पिंग स्ट्रेस, वो क्या करने की कोशिश करेगा, इसे कुछ इस तरह। और सिमिलरली बॉटम पे क्या है, बॉटम पे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो रिजिडिटी की वजह से ये फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहेगा। सो किस तरह का नेचर होगा टॉप पे। सो टॉप पे जो होगा आपका, टॉप पे जो होगा दैट इज कंप्रेशन, और बॉटम पे जो होगा वो टेंशन होगा ड्यूरिंग डे टाइम। और इसे ही बोला जाता है कि ये जो आपका केस है दैट इज वार्पिंग इन डाउन। वार्पिंग इन डाउन, आपका वार्प जो हो रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, या एज इज गोइंग डाउन। इसको ये भी लिख सकते हैं, एज इज गोइंग डाउन। इसको ये भी बोला जा सकता है, एज इज गोइंग डाउन, सो जिसकी वजह से आपका क्या है कि आपका टॉप पे जो होगा वो कंप्रेशन होगा, और बॉटम पे जो होगा टेंशन होगा। सिमिलरली ड्यूरिंग डे टाइम, नाइट टाइम, ड्यूरिंग नाइट टाइम में क्या हो जाएगा आपका। सो नाइट टाइम में जो होगा, लेट अस से कि ये हमारा कंक्रीट स्लैब है, दिस इज आवर कंक्रीट स्लैब। ड्यूरिंग नाइट टाइम में तो यहाँ की टेम्परेचर T1 है और यहाँ की टेम्परेचर T2 है। तो नाइट टाइम में क्या हो जाएगा कि T2 की टेम्परेचर जो होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द डे टाइम।
सो बॉटम पे जो है हमारा टेम्परेचर है वो ज्यादा हो जाएगा। तो अब किस तरह का नेचर होगा आपका, कुछ इस तरह का। कुछ इस तरह का, मतलब टॉप जो पोर्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, लेकिन क्या है, ड्यू टू दिस फ्लेक्सुअल रिजिडिटी ये टेंशन में आ जाएगा। दिस पोर्शन इज टेंशन, और ये जो है आपका एक्सपैंड करने की जो कोशिश करेगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। सो टॉप पे जो आपका होगा किस तरह का नेचर होगा, सो टॉप पे जो हो जाएगा वो आपका टेंशन, और बॉटम पे जो हो जाएगा वो, बॉटम पोर्शन पे क्या हो जाएगा, कंप्रेशन। कंप्रेशन इसे ही बोला जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जो आपका हो गया वार्पिंग अप, वार्पिंग अप, या लिख सकते हैं कि एज इज गोइंग, एज इज गोइंग अप। सो हमने देखा कि ड्यूरिंग डे टाइम और ड्यूरिंग नाइट टाइम में किस तरह का टॉप और बॉटम पे आपका टेम्परेचर होगा। ये आपका टॉप पोर्शन था, और ये पोर्शन जो था क्या था, बॉटम था। सो ये हमने नेचर जो है देखा। अब जो दूसरा जो आपका स्ट्रेस है टेम्परेचर के वजह से ड्यू टू द सीजनल वेरिएशन, जिसको बोला जाता है फ्रिक्शनल स्ट्रेस। तो नेक्स्ट हेडिंग डालने जा रहे हैं हम, फ्रिक्शनल स्ट्रेस। फ्रिक्शनल स्ट्रेस, SF। So the magnitude of frictional stress जो है वो can be computed as SF is equal to gamma into L into F divided by 2। इससे हम लोग जो है वो फ्रिक्शनल स्ट्रेस हम लोग निकाल सकते हैं, गामा C into L into F divided by 2, वेयर SF जो है आपका फ्रिक्शनल स्ट्रेस, फ्रिक्शनल स्ट्रेस इन kg पर मीटर स्क्वायर, गामा C जो है वो क्या है, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट जो लेंगे हम लोग कितना, 2400 kg पर मीटर क्यूब। आपका L जो है वो लेंथ ऑफ स्लैब, लेंथ ऑफ स्लैब, और F जो है वो क्या है आपका, तो F जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ सबग्रेड रिस्ट्रेंट। इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, F की मैक्सिमम वैल्यू, सो F की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 1.5। सो इस एक्सप्रेशन से जो है हम लोग फ्रिक्शनल स्ट्रेस निकाल सकते हैं। अब जो है वो नेचर की बात कर लीजिए, फ्रिक्शनल स्ट्रेस में भी कैसा नेचर होगा। सो फ्रिक्शनल स्ट्रेस के नेचर को भी अगर देखा जाए, सो इसमें हम लोग दो चीज जिक्र कर सकते हैं कि ये या तो समर में और या तो विंटर में, समर में किस तरह का होगा और विंटर में किस तरह का फ्रिक्शनल स्ट्रेस होगा। सो ड्यूरिंग समर में क्या है कि टेम्परेचर जो होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द विंटर। सो इंटीरियर एज या कॉर्नर पे, जैसे लेटेस्ट से कि ये आपका है ये समर में, ड्यूरिंग समर सो ड्यूरिंग समर में लेटेस्ट से कि ये आपका क्या है, कंक्रीट पेवमेंट है। तो समर में टेम्परेचर ज्यादा होगी, तो ज्यादा होने की वजह से क्या है आपका स्ट्रेस जो है आपका कुछ इस तरह एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी। लेकिन ड्यू टू द रिजिडिटी, जो आपकी रिजिडिटी है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी की वजह से क्या होगा कि जो स्ट्रेस जो लगेगा, स्ट्रेस जो लगेगा वो किस डायरेक्शन में, इस तरह आपकी इसको लाने की कोशिश करेगा। मतलब कि जो या तो इंटीरियर हो या एज हो या कॉर्नर हो, ड्यूरिंग समर में जो आपका जो होगा एट इंटीरियर या एज या कॉर्नर, सब पे जो होगा ड्यूरिंग समर जो होगा वो किस तरह का नेचर ऑफ स्ट्रेस होगा, सो इट इज कंप्रेशन इन नेचर होगा। सिमिलरली जो है ड्यूरिंग विंटर, सो ड्यूरिंग विंटर
ड्यूरिंग विंटर। ड्यूरिंग विंटर लेट अस से कि आपका कंक्रीट पेवमेंट है, ये आपकी सॉइल सबग्रेड है। सो ड्यूरिंग विंटर क्या है कि आपकी टेम्परेचर कम रहेगी तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, लेकिन स्ट्रेस जो होगा वो ड्यू टू द रिजिडिटी ये फिर से अपने ही पोजीशन पे रहने की कोशिश करेगा। सो आपका जो स्ट्रेस होगा, फ्रिक्शनल स्ट्रेस, वो आपका किस नेचर का होगा? टेंशन इन नेचर का होगा, फ्रिक्शनल स्ट्रेस। सो यहाँ पे एट इंटीरियर या एज या कॉर्नर, हर पे जो नेचर ऑफ फ्रिक्शनल स्ट्रेस होगा, नेचर ऑफ फ्रिक्शनल स्ट्रेस दैट विल बी इन टेंशन। तो अब हम लोग जो है वो वर्स्ट कॉम्बिनेशन बना ले कि क्या होगा। वर्स्ट कॉम्बिनेशन अगर बनाया जाए, वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस, वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस। सबसे पहले तो एक तरफ लोकेशन, दिस इज फॉर लोकेशन, और फिर आपका पोर्शन, पोर्शन के बाद फिर लोड स्ट्रेस, लोड स्ट्रेस के बाद आपका हो गया वार्पिंग स्ट्रेस, वार्पिंग स्ट्रेस के बाद फिर फ्रिक्शनल स्ट्रेस। अब लोड स्ट्रेस में भी फिर आपका वार्पिंग स्ट्रेस में फिर मैं अगर बताऊं तो डे और नाइट, फिर इसी तरह फ्रिक्शनल स्ट्रेस में आपकी समर और विंटर। तो लोकेशन क्या क्या होगा आपका? इंटीरियर, एज और फिर कॉर्नर। पोर्शन आपका क्या होगा? पोर्शन में हो जाएगा आपका इंटीरियर में टॉप और बॉटम, इसी तरह यहां पे भी टॉप बॉटम, कॉर्नर पे भी फिर टॉप और बॉटम। कुछ इस तरह। अब लोड स्ट्रेस जो होगा, लोड स्ट्रेस हमने देखा था कि लोड स्ट्रेस जो है इंटीरियर रीजन या एज रीजन पे, टॉप पे क्या था आपका? कंप्रेशन, और बॉटम पे क्या था? टेंशन। सेम कंप्रेशन टेंशन, लेकिन कॉर्नर पे जो था, टॉप पे जो था टेंशन और बॉटम पे जो था वो कंप्रेशन। सिमिलरली वार्पिंग स्ट्रेस में हमने देखा था कि इंटीरियर रीजन में जो था या इंटीरियर या जो है आपका जो हमने देखा था इंटीरियर या एज पे हमने देखा था कि डे में आपका क्या था? जो है आपका कंप्रेशन, और फिर नाइट में क्या था? जो आपका डे में टॉप पे जो था वो कंप्रेशन और बॉटम पे टेंशन। सिमिलरली नाइट में क्या हो गया था? टेंशन और कंप्रेशन। सिमिलरली यहां भी कंप्रेशन टेंशन और फिर यहां टेंशन कंप्रेशन ड्यूरिंग नाइट। सिमिलरली कॉर्नर पे जो था, कॉर्नर पे जो स्ट्रेस जो था वो चेंज हो गया था। आपका जो कॉर्नर पे भी था वो जो कंप्रेशन टेंशन और फिर टेंशन कंप्रेशन, ये तीनों में हमने देखा था कि सेम था। आपका जो इंटीरियर एज या कॉर्नर पे वार्पिंग स्ट्रेस जो है हमने डे और नाइट जो है हम लोग डिस्कस किए थे। सिमिलरली जो है फ्रिक्शनल स्ट्रेस जो है समर और विंटर में, तो हमने देखा था कि समर में जो है वो क्या है आपका? कंप्रेशन है,
कंप्रेशन कंप्रेशन कंप्रेशन, और कॉर्नर रीजन पे जो है फ्रिक्शनल स्ट्रेस जो है वो नहीं जो नेग्लेक्ट किया जाता है। सिमिलरली यहाँ पे टेंशन टेंशन, यहाँ पे भी टेंशन और टेंशन, ठीक है। सो अगर क्रिटिकल कॉम्बिनेशन की बात की जाए इसमें, तो क्या हम लोग देख सकते हैं। सो क्रिटिकल कॉम्बिनेशन, एक चीज तो हमें मालूम है कि जो कंक्रीट जो होता है वो वेरी मच स्ट्रांग इन टेंशन। कंक्रीट इज स्ट्रांग इन कंप्रेशन, कंक्रीट स्ट्रांग होता है कंप्रेशन में और वीक इन टेंशन। सो व्हील लोड में अगर देखा जाए, व्हील लोड में तो जो कंप्रेशन है, इंटीरियर तो हमें लेना ही नहीं है, बिकॉज हमें आईआरसी जो बोल दिया है कि इंटीरियर वाला पोर्शन जो है वो सेफ है। तो आपका बच गया है एज और कॉर्नर। एज और कॉर्नर में ये वाला तो हमें लेना ही नहीं है, पहला वाला जो कॉम्बिनेशन इंटीरियर पे तो हमें लेना ही नहीं है, तो ये तो हटा ही दीजिए। अब बच गया आपका एज और कॉर्नर। एज और कॉर्नर में भी देखो, टॉप में जो है व्हील लोड स्ट्रेस जो है, वो कंप्रेशन में है और बॉटम पोर्शन में कंप्रेशन में, तो ये वाला पोर्शन भी हमें नहीं लेना है। ये भी यहाँ का जो है टॉप पोर्शन और फिर कॉर्नर का बॉटम पोर्शन हमें नेग्लेक्ट करना है, पूरा जो आपका जो कॉम्बिनेशन आया है। तो बच गया क्या, एज का बॉटम और कॉर्नर का टॉप। इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्रिटिकल कॉम्बिनेशन बनेगा। सो क्रिटिकल कॉम्बिनेशन पहले हम लोग देख लेते हैं एज पे, एट एज, और एज में फिर हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या, क्रिटिकल कॉम्बिनेशन एट एज में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं समर मिड डे। समर मिड डे पे देख लो क्रिटिकल कॉम्बिनेशन क्या होगा। एससी से मैं लिख रहा हूं, स्ट्रेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो समर मिड डे आपका जो है समर और मिड डे ये वाला, तो व्हील लोड स्ट्रेस तो आएगा ही। तो व्हील लोड स्ट्रेस टेंशन में है, प्लस देखो यहाँ पे समर मिड डे में व्हील लोड स्ट्रेस प्लस जो वार्पिंग स्ट्रेस है वो भी टी, सो ये प्लस टी, और आपका जो फ्रिक्शनल स्ट्रेस है, फ्रिक्शनल स्ट्रेस देखो समर मिड डे में, तो समर मिड डे में आपका हो जाएगा ये कंप्रेशन में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस सी। एक कॉम्बिनेशन तो ये हो गया। फिर अगर बात किया जाए समर मिडनाइट की, समर मिडनाइट में क्या हो जाएगा क्रिटिकल कॉम्बिनेशन, तो देखो समर मिडनाइट, नाइट में अगर देखा जाए तो व्हील लोड स्ट्रेस तो है टेंशन, नाइट में आपका है आपका कंप्रेशन, तो लिखा जा सकता है क्या, टी माइनस सी, और यहां पे फिर क्या है समर में सी, टी माइनस सी। तो दूसरा कॉम्बिनेशन अगर देखें तो क्या हो जाएगा हमारा फिर विंटर मिड डे एंड विंटर मिडनाइट। सो विंटर मिड डे, यहाँ पे तो हमने देखा समर मिड डे में आपका जो है एट एज पे, उसी तरह फिर हम लोग विंटर एट एज पे ही विंटर मिड डे पे देखो क्रिटिकल कॉम्बिनेशन क्या आएगा, विंटर मिड डे विंटर पे, तो जो ये तो है आपका व्हील लोड स्ट्रेस टेंशन में, और फिर विंटर में आपका जो है डे में टेंशन में, और प्लस ये भी टेंशन में, तो हो जाएगा यहाँ पे तो आ गया आपका टी प्लस टी, और फिर विंटर मिडनाइट में क्रिटिकल कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, सो विंटर मिडनाइट में ये टेंशन माइनस कंप्रेशन प्लस टेंशन, सो टेंशन माइनस कंप्रेशन टी माइनस सी प्लस टी, सो ये विंटर मिडनाइट की हो गई। उसी तरह अगर कॉर्नर पे बात की जाए, कॉर्नर रीजन पे, कॉर्नर पे कितनी स्ट्रेस होगी क्रिटिकल कॉम्बिनेशन, सो एस क्रिटिकल जो होगा यहाँ पे जो है, ये आपका जो है ये कॉर्नर मत समझ लीजिएगा, ये आपका क्रिटिकल है। यहाँ पे जो है आपका क्रिटिकल मैंने लिख दिया है कि ये क्रिटिकल है, क्रिटिकल कॉम्बिनेशन एट एज पे जो है, जो यहाँ पे लिख ही देता हूं मैं क्रिटिकल, ये भी आपका क्रिटिकल है, दिस इज ऑल्सो
क्रिटिकल, ये भी आपका क्रिटिकल है, ऐसा कॉर्नर मत समझ लीजिएगा। अब कॉर्नर पे जो स्ट्रेस होगा वो क्रिटिकल के क्या होगा, तो यहाँ पे भी हम लोग इस तरह अगर लिखें, स्ट्रेस एट क्रिटिकल, स्ट्रेस क्या हो जाएगा, क्रिटिकल कॉम्बिनेशन कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे तो फ्रिक्शनल स्ट्रेस आ ही नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका ड्यूरिंग आपका जो हो जाएगा डे टाइम, तो डे टाइम पे हो जाएगा आपका टी प्लस सी, और ड्यूरिंग नाइट टाइम टी प्लस टी। तो हो जाएगा ड्यूरिंग डे टाइम टी प्लस टी माइनस सी, टी माइनस सी जो हो जाएगा ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम, और स्ट्रेस कॉर्नर पे जो होगा वो टी प्लस टी, देख सकते हो आप, ड्यूरिंग जो है आपका नाइट, टी प्लस टी ड्यूरिंग नाइट। ड्यूरिंग नाइट। तो सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन जो बन रहा है आपका वो कॉर्नर पे ही बन रहा है आपका, सॉरी एज रीजन पे, आपका सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन है ये वाला, और वो कहां पे बन रहा है, तो एज रीजन पे। ये आपका जो है क्रिटिकल कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वो एज रीजन पे जो बन रहा है आपका, ये भी क्रिटिकल स्ट्रेस है। सो अगर हम लोग लिखा जाए कि ड्यूरिंग समर और मिड डे, सो ड्यूरिंग समर, और एज स्ट्रेस की बात कर रहा हूं बिकॉज एज पे ही सबसे क्रिटिकल हो रहा है, बिकॉज कॉर्नर पे इंटीरियर तो सेफ है, कॉर्नर पे भी आपका फ्रिक्शनल स्ट्रेस नहीं आता है, तो एज स्ट्रेस पे जो हो जाएगा क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस, क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू व्हील लोड स्ट्रेस प्लस वार्पिंग स्ट्रेस माइनस फ्रिक्शनल स्ट्रेस, ये आपका ड्यूरिंग समर। और फिर ड्यूरिंग विंटर पे क्या हो जाएगा, क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस, क्रिटिकल combination of stress that is equal to wheel load stress plus warping stress plus frictional stress जो होगा ड्यूरिंग विंटर। तो ड्यूरिंग विंटर जो हो जाएगा आपका, लेकिन ये सारा जो है एट एज, दिस इज ऑल्सो एट एज रीजन पे। सिमिलरली जो हो जाएगा आपका जो हो जाएगा एट कॉर्नर, सो एट कॉर्नर पे जो होगा क्या हो जाएगा आपका, सो कॉर्नर रीजन पे जो हो जाएगा क्रिटिकल कॉम्बिनेशन जो होगा, बिकॉज मैंने बोला कि फ्रिक्शनल स्ट्रेस नहीं होगा यहाँ पे, कॉर्नर पे फ्रिक्शनल स्ट्रेस जीरो, सो क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, व्हील लोड स्ट्रेस प्लस आपका वार्पिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो यही आपका जो है आपका क्रिटिकल कॉम्बिनेशन। सो क्या मैंने बताया कि ड्यूरिंग समर में एज रीजन पे एज स्ट्रेस क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग समर व्हील लोड स्ट्रेस प्लस वार्पिंग स्ट्रेस माइनस फ्रिक्शनल स्ट्रेस, और ड्यूरिंग विंटर जो होगा वो क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस जो होगा व्हील लोड स्ट्रेस प्लस वार्पिंग स्ट्रेस प्लस फ्रिक्शनल स्ट्रेस होगा। सिमिलरली कॉर्नर पे आपका फ्रिक्शनल स्ट्रेस होगा नहीं होगा, ठीक है। सो ये हमने कॉम्बिनेशन देखा। तो अभी तक आज के क्लास में इस पे हम लोग क्वेश्चन जो करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। सो हमने क्या देखा कि हमने देखा कि वार्पिंग स्ट्रेस जो है, वार्पिंग स्ट्रेस जो हमने निकाला था, वार्पिंग स्ट्रेस ड्यू टू डेली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर पे, एक्सप्रेशन जो हमने देखा था कि वार्पिंग स्ट्रेस जो है आपका जो है जो हमने दिखाया था एस टी आई से, या एस टी आई से जो दिखाया था हमने वो क्या था हमारा, ई अल्फा टी बाई टू सी एक्स प्लस न्यू सी वाई
डिवाइडेड बाई 1 माइनस न्यू स्क्वायर। सिमिलरली जो दूसरा स्ट्रेस हमने दिखाया था एट एज पे, एस टी ई दैट इज इक्वल टू सी ई अल्फा सी एक्स इंटू ई अल्फा टी बाई टू, ई अल्फा टी बाई टू और सी वाई इंटू ई अल्फा टी बाई टू, विच एवर इज मैक्सिमम वैल्यू हमें लेना है, मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली कॉर्नर पे हमने देखा था, कॉर्नर रीजन पे वार्पिंग स्ट्रेस कितना था, एस टी सी दैट इज इक्वल टू ई अल्फा टी डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 माइनस न्यू स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई एल। जहाँ पे हमने बताया था कि ई क्या है आपका, सो ई जो है आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अल्फा जो है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, टी जो है वो डिफरेंस इन टेम्परेचर, सी एक्स और सी वाई जो है वो वार्पिंग स्ट्रेस कोफिशिएंट है या ब्रेड बडीज कोफिशिएंट भी बोला जाता है, बिकॉज ये जो निकाला जाएगा वो ब्रेड बडीज चार्ट जो उन्होंने प्रोवाइड किया था इन बिटवीन द सी एक्स और सी वाई वाई एक्सिस पे, और एल एक्स बाई एल और एल वाई बाई एल इन द एक्स एक्सिस है, उसके करस्पॉन्डिंग हमें निकालना है। न्यू जो है वो पॉइजन्स रेशियो है, ए जो है रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, स्मॉल एल इज द रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द फ्रिक्शनल स्ट्रेस। फ्रिक्शनल स्ट्रेस क्या था, फ्रिक्शनल स्ट्रेस, तो फ्रिक्शनल स्ट्रेस का हमने जो एक्सप्रेशन लिखा था, एस एफ इज इक्वल टू गामा सी इंटू एल इंटू एफ डिवाइडेड बाई टू, यही हमने लिखा था। यहाँ पे एक चीज है कि एल जो है वो आपका जो है लेंथ ऑफ स्लैब, या यहाँ पे एल एक्स भी लिखा जाता है, बिकॉज ये जो है स्पेसिंग बिटवीन जो आपका होगा आपका जो हो जाएगा ट्रांसवर्स डिस्टेंस जो आपका हो जाएगा एल वाई जो है वो स्पेसिंग बिटवीन ट्रांसवर्स ज्वाइंट, जो हमने बताया था यहाँ पे कि किस तरह का होगा। लेटेस्ट से कि ये हमारा पेवमेंट है और ये कुछ इस तरह का है, लेटेस्ट से कि दिस इज द, और ये आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक। तो ये वाला जो ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट और ये ज्वाइंट, वो कौन सा ज्वाइंट हमने बोला था, ट्रांसवर्स ज्वाइंट, दिस इज ट्रांसवर्स ज्वाइंट, और इसी के डिस्टेंस को हमने बोला था दिस इज एल एक्स, और ये जो है आपका एल वाई, और ये जो आपका जो है दिस ज्वाइंट और ये ज्वाइंट, ये इस ज्वाइंट को हमने क्या बताया था, लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट्स, लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट्स। सो एक चीज का ध्यान रहे कि बस फ्रिक्शनल स्ट्रेस निकालने में जो लेंथ ऑफ द स्लैब होगा वो स्पेसिंग बिटवीन द ट्रांसवर्स ज्वाइंट होगा, जो कि हमने पहले एल लेंथ ऑफ स्लैब बोला है, लेकिन वो लेंथ ऑफ स्लैब जो होगा वो अलोंग दी ये डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, ये इसके अलोंग आपका होगा। सो वहां पे आपका एल की जगह पे एल एक्स ही रखा जाएगा, इस चीज का ध्यान रहे। बाद बाकी गामा सी जो है वो यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट है, फ्रिक्शनली स्ट्रेंथ है, जिसकी वैल्यू जो है वो आपकी 1.5 होगी, और इससे हम लोग जो होगा यूनिट का भी ध्यान रहे कि ये केजी पर मीटर स्क्वायर में बताया गया है फ्रिक्शनल स्ट्रेस को, या तो यहाँ भी आपको रखना है यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट केजी पर मीटर क्यूब में, एफ की वैल्यू 1.5, एल एक्स की वैल्यू मीटर में और बाई 2 करके आपको निकालना है। सो ये हमने फ्रिक्शनल स्ट्रेस बताया। अब नोटेशन के बारे में अगर देखा जाए कि नोटेशन जो है हमने दिखाया था यहाँ पे, तो हमने नोटेशन जो लिखा था मैग्नीट्यूड वाइज, जो यहाँ पे जो है जो हमने दिखाया भी था दो तीनों के एक्सप्रेशन को। सो ये बस एक चीज का ही ध्यान रखना है कि आपको फ्रिक्शनल स्ट्रेस में जो है वो एल के जगह पे एल एक्स को यूज करना है।